नमस्कार साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, आज हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और उनके बारे में विचार करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से। निम्नलिखित 3 प्रश्नांकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। इसमें ये सवाल है, 8 रेलवे स्टेशन A, B, C, D, E, F, G और H या तो 2 तरफा मार्गों या एक तरफा मार्गों से जुड़े हैं। एक तरफा मार्ग C से A तक, E से G तक और B से F तक, D से H तक, G से C तक, E से C तक और H से G तक हैं। 2 तरफा मार्ग A और B के बीच, G और B के बीच, F और D के बीच तथा E और D के बीच हैं। ये 2 तरफा मार्ग हैं। तो इसके बारे में सवाल पूछा गया। सवाल नंबर 16 है इसमें, C से S तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशनों में से किसी एक से गुजरना ही होगा। C से लेकर H तक अगर जाएंगे तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन A G, ऑप्शन B E, ऑप्शन C B और ऑप्शन D F। तो इसका उत्तर है ऑप्शन B E। जो E स्टेशन है वह पार करना ही होगा। यदि C से H तक यात्रा करते हैं, इसके 2 रूट होंगे, तो अगर इन रूटों को भी पार करते हैं तो भी E बीच में पड़ेगा ही। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। कोई रेलगाड़ी F से A तक किसी स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए कितने विभिन्न प्रकार से जा सकती है। तो जो F से A तक का रास्ता है उसके जाने के लिए पूछा गया। इसमें ऑप्शन से ऑप्शन A 1 है, ऑप्शन B 2 है, ऑप्शन C 3 है और ऑप्शन D 4 है। तो इसमें जो रास्ते पूछे गए हैं तो कुल कितने रास्ते होंगे, तो इसको पूरे इसका प्रणाली का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कुल 4 रास्ते, अर्थात ऑप्शन D इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि G और C के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाता है, G और C स्टेशन जो है उसके बीच का रास्ता, तो H से C तक यात्रा करते समय निम्नलिखित स्टेशनों में से किसी एक में गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन है ऑप्शन A E, B ऑप्शन है इसका D, ऑप्शन C है A और ऑप्शन D है B। तो जो इस रूट को अगर बंद किया जाता है G से C के बीच का, तो जो रेलवे स्टेशन A है वह कट जाएगा। ऑप्शन C इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। कुछ 2 अंकी संख्याएं हैं। इन संख्याओं और इसके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है। ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं। इसके ऑप्शन हैं A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 और ऑप्शन D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वह ये ऑप्शन D है, वो उपयुक्त में से कोई नहीं। 3, 4 और 5 इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 और 150 तक कुल संख्याएं अंकित करनी है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या होगी। जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं A 262, B 342, C 360 और D 450। तो इसका उत्तर होगा कुल 342, अर्थात ऑप्शन B इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है वो परिच्छेद अर्थात पैसेज पर आधारित है। इसमें पैसेज को पढ़कर उसका निष्कर्ष निकालना है। पैसेज 1 है, इसमें परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से 2 तरफा एम्बिवेलेंट स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना होती है। यह संभव है कि कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाएं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले नए समूहों और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विभिन्न वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसाय एवं अन्य समूह चेतना का पोषण करती है।
तो इसमें प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त परिच्छेद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए, राजनीति विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है इसका, परंपरागत समाज राजनीति विकास के सकारात्मक पक्षों का प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। ऑप्शन सी है, परंपरागत समाजों के लिए लंबे समय से बनी हुई निष्ठाओं से मुक्त हो पाना असंभव है। और ऑप्शन डी है, परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ यूनिलियर प्रोसेस फॉर इट इन्वॉल्वमेंट बोथ ग्रोथ एंड डीके। यह इसका सही आंसर होगा। राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, जो पैसेज है वह, यह एक पैसेज जो है पूरे विश्व में सरकार में प्रादेशिकता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 के दशक से क्षेत्रों और समुदायों की ओर सत्ता का व्यापक अधोगामी हस्तांतरण होता रहा है। इस प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत अवराष्ट्रीय सब नेशनल स्तर पर नई राजनीतिक सत्ताएं और निकाय बनते हैं तथा उनकी क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिविकास डिवोल्यूशन कहते हैं। प्रतिविकास की विशेषता है कि यह 3 घटकों से मिलकर बनता है। वे घटक हैं राजनीतिक वैधता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और संसाधनों का विकेंद्रीकरण। यह राजनीतिक वैधता से आशय है निचले जन समुदाय से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाली मांग, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। कई मामलों में आधारिक स्तर पर इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना ही सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रायः अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाती। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें इसका निष्कर्ष निकालना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रति विकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो और आधारिक स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी हो। ऑप्शन सी ये उसका सही उत्तर होगा। अगला पैसेज है जो वह है डिजिटल के बारे में। हम डिजिटल काल में रहते हैं। डिजिटल सिर्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका उपयोग कथानिक रूप से और विशिष्ट तौर पर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमारा यह प्रत्यक्ष ज्ञान कि हम कौन हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया से हम किस प्रकार जुड़ते हैं और वे तरीके जिससे हम अपने जीवन, श्रम और भाषा के प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा ही संचरित है। डिजिटल हर जगह विद्यमान है और हवा की तरह ही अदृश्य है। हम डिजिटल व्यवस्थाओं के अंदर रहते हैं। हम अंतरंग गैजेटों के साथ जीते हैं। हमारी पारस्परिक क्रियाओं डिजिटल माध्यमों के द्वारा होती है और डिजिटल की मौजूदगी तथा उनकी कल्पना ने हमारे जीवन को प्रभावशाली ढंग से पुनर्संरचित कर रखा है। डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वह दशा और संदर्भ है जो हमारे आसपास आत्मबोध, समाजबोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता है। तो इसमें पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण सारभूत तार्किक संदेश इस पैसेज पे क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करना हमारे जीवन और जीवनचर्या की बात करना है। स्पीकिंग ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। अगला जो पैसेज है वह है IMF के बारे में। IMF ने ध्यान दिलाया है कि एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मध्यम आय जाल मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ जाने का संकट बना हुआ है। इसका आशय यह है कि इन देशों की औसत आय जो अब तक की सबसे तेज़ी से बढ़ती रही है, एक बिंदु ने से आगे बढ़ना बंद कर देगी। एक ऐसा बिंदु जो कि विकसित पश्चिमी जगत की आय से काफ़ी कम है। IMF ने आधारभूत संरचना से लेकर कमज़ोर संस्थाओं और अपर्याप्त रूप से अनुकूल समष्टि आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक्स दशाओं तक मध्यम आय वर्ग के जाल के कई कारणों की पहचान कराता है, जिसमें कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। परंतु IMF कहता है कि सर्वरूपेण कारण उत्पादकता में की वृद्धि में गिरावट है। तो इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन डी होगा, जिसमें कहा गया है कि यहाँ तक उत्पादकता की वृद्धि का प्रश्न है, एशिया की अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एज रिगार्ड्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी द परफॉर्मेंस ऑफ एशियन इकोनॉमी इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी। अगला जो पैसेज है वह इनोवेशन के बारे में है।
नव प्रवर्तनकारी इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी उन्नत होगा, जिसमें सभी भारतीयों के जीवन में सुधार आएगा। नव प्रवर्तन तथा R&D बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं और द्रुत शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबावों से मुक्त कर सकते हैं। कृषि और ज्ञान केंद्रित नॉलेज इंटेंसिव निर्माण और सेवाओं के बीच उत्पादकता के बढ़ते हुए विभेद से आय समानता के बढ़ने का खतरा है। भारत की R&D प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों को गरीब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर तथा ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठानों की क्षमता में उन्नयन कर एक नव प्रवर्तन और अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रभाव का सामना कर सकता है। इस पैसेज का जो सही तार्किक और तर्कसंगतपूर्ण धारणा जो बनाना है वह है ऑप्शन सी। समावेशी नवप्रवर्तन तथा R&D एक समतावादी समाज बनने में सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन सी इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन एग्रेलिस्टिक सोसाइटी। UPSC के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग में प्रदान करें। धन्यवाद।